अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बातचीत शुरू हो रही है, कॉन्टेक्ट हुआ है इंटेलिजेंस लेवल पे, उसमें मुज़ाकरात की बहाली की दावत दी है भारत ने पाकिस्तान को, मुज़ाकरात शुरू करने की दावत दी है, जिसमें कश्मीर समेत तमाम मामलात, सियाचिन, क्रीक, ट्रेड, तमाम मामलात पर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे। नाज़रीन, अब क्या ये बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए? ज़ाहिर है अगर ये बातचीत होती है तो इससे कुछ ना कुछ मसाइल हल हो सकते हैं। और इस मरतबा ये जो डिस्कशन है, बातचीत है, मुज़ाकरात हैं, ये ऐसा नहीं कि कंपोजिट डायलॉग नहीं बल्कि स्मॉलर ग्रुप्स में होंगी, जिनमें एक ग्रुप ट्रेड को डिस्कस करेगा, दूसरा इस पे सियाचिन पे, तीसरा सर्कल पे, चौथा कश्मीर पे बात करेगा। और नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि इसी बातचीत के नतीजे में 25 फरवरी को एक सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बेसिकली ये 2003 के सीज़ फायर को दोबारा से रीइंफोर्स किया गया है और इसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पे तमाम जो शेलिंग, गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला रुक गया है। इस सीज़ फायर में जो चीज़ें तय पाई हैं उसके सैलिएंट, उसके कार्डिनल्स ये हैं कि एक तो किसी किस्म का फायर नहीं होगा, एयर स्पेस की वायलेशन नहीं होगी और किसी किस्म का स्पेकुलेटिव फायर नहीं होगा। जो भी मामलात होंगे वो हॉटलाइन पे मुकामी जो कमांडर्स होंगे वो आपस में कांटेक्ट करके उसे रिजॉल्व करेंगे। और इस सारी जो अरेंजमेंट हुआ है, सीज़ फायर दोबारा से इस वक्त नाफिजुल अमल है, उस पर दोनों ममालिक जो हैं, पाकिस्तान तो पहले भी अमल कर रहा था, इंडिया उसे वायलेट कर रहा था, तो अब उस फायरिंग का सिलसिला 25 फरवरी से रुका है। तो उससे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशी हैं उन्होंने बहुत सुख्ता सांस लिया है। टोटल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर आबादी तकरीबन 1.5 लाख कश्मीरी 15 लाख कश्मीरी आबाद हैं। 45 लाख में से टोटल एक बड़ी आबादी है। कुल जो इंडिया के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 2100 किलोमीटर का है, जिनमें से 101 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं, LAC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 767 किलोमीटर है और वर्किंग बाउंड्री 202 किलोमीटर है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़्यादा सूरत हाल ख़राब रहती थी, टेंस रहती थी। फायरिंग जो है, गोलाबारी आम शहरियों पे, बच्चों पे, बड़ों पे, बूढ़ों पे किसी भी वक्त शुरू हो जाती थी, जिसके नतीजे में नाज़रीन 2003 से 2021 तक टोटल जो सीज़ फायर वायलेशंस हुई हैं 13,627 और जिनमें 310 शहादतें हुई, 1602 शहरी ज़ख्मी हुए। और इसमें नाज़रीन जो ज़्यादा सिलसिला तेज़ रहा वो 2014 से लेके 2021 तक जो 92% टोटल जो सीज़ फायर वायलेशन है 12,565 ये इस दौरान हुई है 2014 से 2021 तक। 2019 में सबसे ज़्यादा 3,351 सीज़ फायर वायलेशन हुई हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और 2018 में कैजुअल्टीज़ 377 हुई हैं एक साल के अंदर। अब पिछले 4 सालों का अगर अहाता किया जाए जिसमें ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं, उसमें 49 ख़वातीन शहीद हुई जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुई और 36 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए और 223 बच्चे ज़ख्मी हुए। इसमें नाज़रीन अब हो ये रहा है कि ज़्यादा जो, जिस तरह मैंने बताया कि 45 लाख आबादी है कश्मीर की, जिनमें से 15 लाख के करीब लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद हैं। ज़्यादा जो सेक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं उनमें बटल सेक्टर रहा है, चिड़ी कोट सेक्टर रहा है, नेज़ा पीर सेक्टर रहा है और इसके अलावा दुनियाल और रकचकड़ी सेक्टर जो हैं ये ज़्यादा हिट होते रहे हैं। आज हम आपको लेकर जाएंगे जो बटल सेक्टर है बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है, वहाँ की सूरत हाल आपको बताएंगे कि वहाँ किस तरह की तबाही हुई है भारत की तरफ से फायरिंग और गोलाबारी के नतीजे में, वहाँ के शहरी किस तरह की मुश्किल सूरत हाल से गुजरते रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि आज चूँकि 25 फरवरी के बाद DGMOs के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, दोबारा से जो सीज़ फायर मुआहिदा है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। तो अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल के शहरी हैं वो कैसी उनकी कैफियत है, किस तरह की उनकी कैफियत है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव आया है। चूँकि एक इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी वो लोग वहाँ पे गुजार रहे थे। आज आपको उनकी ज़िंदगी भी बताएंगे, उनकी ज़िंदगियों में कितना फ़र्क पड़ा है 25 फरवरी से पहले और अब जब अमन हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा शेलिंग और गोलाबारी और फायरिंग की वजह से तरक्याती काम बिल्कुल रुके रहे। अब डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। तो सरोही गांव जो है वहाँ से शुरू हुई है ये डेवलपमेंट, एक मॉडल विलेज बनाया जा रहा है, वो मॉडल विलेज भी आपको दिखाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल की बटल सेक्टर में अलाइनमेंट भी आपको दिखाएंगे और लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह का बदलाव आ रहा है अमन के बाद और लोग चाहते क्या हैं बटल सेक्टर के या लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग, आपको जाके दिखाएंगे बटल सेक्टर से।
from east towards west direction. बटल सेक्टर पहुंचने पर लाइन ऑफ कंट्रोल से 3 किलोमीटर दूर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया वफ्द को पाक फौज के अफसरान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की अलाइनमेंट और ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 25 फरवरी 2021 की जंग बंदी के बाद दुश्मन के मोर्चों से फौजी तनसीबात और सिविलियन आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला रुक चुका है, जबकि इससे पहले दुश्मन की जानिब से शहरियों पर मोटर गोले बरसाने, मोटर गोले, हैवी आर्टिलरी फायर और कहीं कहीं शहरियों को स्नाइपर से निशाना बनाने के वाकयात रोनुमा होते रहते थे। दौरान ब्रीफिंग अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन की टीमों ने भी इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। नाज़रीन, अगर बात की जाए लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पर, तो मकबूजा कश्मीर की साइड पे जो UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप पर इंडिया एंड पाकिस्तान अनमोगिब है, उसे बिल्कुल भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की, मॉनिटर करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर यहाँ पे जो UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप, UN मुबस्सिर मिशन ग्रुप होता है, वो बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे मूव करते हैं, LOC की सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, हर जगह जा सकते हैं, उन्हें फुल एक्सेस है। लेकिन अब नाज़रीन, अगर अमन आता है, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 25 फरवरी को जो सीज़ फायर मुआहदे पर दोबारा से अमल दरामद शुरू हुआ है 2003 के सीज़ फायर मुआहदे पर, उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी अमन आ चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों ने 2016 से चूँकि फायरिंग ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो 16 से 21 5 साल में जो मुश्किलात देखी, एक जो मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने देखी कि किसी वक्त भी फायर आ जाता था, कई लोगों के सैकड़ों लोगों के प्यारे जाँ बहक भी हुए, शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हुए सारी सूरत हाल के अंदर। तो अब वो लोग सुख का सांस ले रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें मज़ीद अगर आगे बढ़ती हैं अमन के हवाले से, तो यकीनी तौर पर इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस बसने वाले 15 लाख आज़ाद कश्मीर के अवाम होंगे, और इसके असरात ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर के अवाम की तरफ भी जाएंगे। वहाँ पे जो भारत की तरफ से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, वहाँ पे अगर डायलॉग शुरू होता है, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू होती है, तो इसके समरात जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर भी नज़र आएंगे। डेमोग्राफिक चेंजेस को रुकवाया जा सकता है, और कश्मीरी जो कैद हैं, पाबंद सलासल हैं, हुर्रियत लीडरशिप है हज़ारों की तादाद में कश्मीरी, उन्हें रिहा करवाया जा सकता है बातचीत के ज़रिए। और उम्मीद यही है कि ये बातचीत का सिलसिला एक मुस्बत अंदाज में और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा, जिसके सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो कश्मीर के दोनों तरफ बसने वाले अवाम को होगा। आज हम आपको बता रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम के हवाले से ये अब किस तरह का महसूस कर रहे हैं, अमन जहाँ पे किस तरह का सुकून महसूस कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। ये नाज़रीन, सलोही गांव में हम आ चुके हैं और ये एक मॉडल विलेज यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें आर्मी, लोकल जो कम्युनिटी और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और मुख्तलिफ NGOs की तरफ से मिलकर यहाँ पे इस मॉडल विलेज को तैयार किया जा रहा है। ये इलाके बड़े मुतासर रहे हैं भारतीय गोलाबारी और फायरिंग की वजह से। ये एक चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप भी सामने लगा है, बस स्टैंड यहाँ पे बना है। और देखें, ये बच्चे जो कि 25 फरवरी से पहले तक की सूरत हाल की अगर बात की जाए, बड़े सहमे हुए होते थे अपने घरों के अंदर, लेकिन आज इनके चेहरों पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं। आज इनके चेहरे आप देख रहे हैं कितने खिले हुए हैं। ये बच्चे बड़े खुश हैं कि अमन लौटा है। ये अमन के ये भी बड़े बेनिफिशरी हैं, यहाँ की आबादी बड़ा उससे फ़ायदा उठा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा यासिर रियाज साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर रियाज साहब। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि ये बच्चे आज हम देख रहे हैं, इनके चेहरों पे बड़ी खुशियाँ हैं, बड़े खिले हुए चेहरे हैं। ये 25 फरवरी से पहले जब यहाँ पे फ्रिक्वेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती थी, गोलाबारी होती थी, तब क्या सूरत हाल होती थी यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वक्त सूरत हाल जो है वो आज की सूरत हाल से बहुत डिफरेंट थी। अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा जो LOC है ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक्टिव वार जोन रहा है। यहाँ पे हमारी इस सेक्टर में 1 साल के दौरान जो मेरा एरिया है इसमें 3 शहादतें हुई, 46 लोग ज़ख्मी हुए, तकरीबन 200 के करीब जो है वो घरों को नुकसान पहुँचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सीज़ फायर हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, तो तब से लोगों की लाइफ जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई है। हम LOC के लोगों के लिए गवर्नमेंट HAK और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट प्लस पाक फ़ौज जो है वो मिल के हम उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे फ्रूट आर्चर्ड्स डेवलप कर रहे हैं, वाटर सप्लाई की स्कीमें जो है वो डेवलप कर रहे हैं,
मॉडल विलेज हमने यहाँ पे डेवलप किया है, आज आप इस पार्क में मौजूद हैं जो हमने रिसेंटली डेवलप किया है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, बेशुमार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे लिए ईजी हो गए हैं हमें डेवलप करना। तो यस, जब से सीज़ फायर हुआ है हमारे लोगों की ज़िंदगियों में जो है एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। अच्छा, ये जो मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट है, ये जो आप बना रहे हैं सलोही मॉडल विलेज, इसको फैलाया जाएगा आज़ाद कश्मीर के अंदर, दीगर गांव के अंदर, दीगर तहसीलों के अंदर जाएगा ये सिलसिला? चूँकि अब अमन अगर आता है तो फिर ये डेवलपमेंट बढ़ेगी आगे, चूँकि ये सिलसिला रुका रहा है डेवलपमेंट का, ज़ाहिर है। ऐसा ही है जी, हमारी ख्वाहिश यही है कि इस तरह के मॉडल विलेजेस जो हैं वो पूरे आज़ाद कश्मीर, और स्पेशली जो LOC का एरिया है, उनमें बनाए जाएं ताकि जो खुशियां हैं वो इस एरिया में वापस लौट के आएँ। मेरे बच्चे, मेरी ख़वातीन जो एक ख़ासे अरसे से स्ट्रेस का शिकार हैं, उनके चेहरे जो दोबारा खिलेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे डेवलपमेंट भी आएगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, कुछ बच्चों से बात करते हैं जो यहाँ पे आज एंजॉय कर रहे हैं पार्क्स के अंदर। आज से चंद महीने पहले बड़े सहमे होते थे फायरिंग गोलाबारी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक। अब यहाँ पे अमन है, बिल्कुल कोई फायरिंग नहीं होती, कोई गोलाबारी नहीं हो रही? नहीं। पहले होती थी? यस। जब होती थी तो क्या करते थे आप? हम अंदर मोर्चे के अंदर छप जाती थी। क्या नाम था आपका? कश्यप। कश्यप, आप स्कूल जाती हो? जी। अच्छा, आजकल यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हो रही इंडिया की तरफ से, कोई गोलाबारी नहीं हो रही, मज़ा आता अब अपनी दोस्तों के साथ खेलने का? हाँ। जिस टाइम गोलाबारी होती सी तो उस टाइम के तुस दी रूटीन होती सी, किस तरह ज़िंदगी गुजारते से? दिहाड़ी इस तरह रहंदे सी ते फिर जे किते बंद होने सन, फायरिंग बंद होनी सी तो फिर असां जिते खाना बनाने से खाना तक नहीं बना सकते से? नहीं सी बना सकते, ज़रा खाना सी करो, बाहर बना दो। घरों बाहर बनाना पैना सन। मोर्चे भी होने से ना, मोर्चे भी तो मोर्चे चो निकलो तो खाना बनाना पैना जाइए। कितनी देर फायरिंग जारी रहती सी? जिसम शुरू हो जाए कितनी देर मोर्चे गुजारना पैंदा सी? शाम वेले बंद है, इस तरह नहीं जिन्हें सुबह शुरू हुआ तो शामी बंद है, इस तरह भी हो जानी सी। तो गोले ना जा आवाज़ होना सके, बंदा सोच ही नहीं सा सकना। इस तरह लोग खुश ने ज़्यादा कि इस तरह अमन रहना चाहिए। अपील किया उन्होंने हुकूमत तो कि भाई किस तरह के हालात इस तरह रहने चाहिए? रहता ठीक आ, अस अपनी मेहनत करा तो भाई तुझे पता कितने काम काज होने अपने घराने बंदा करना। सुख ता सा के दसा सूखा बहुत सूखा जी। ये कह रही है कि यहाँ पे एक मुकामी रिहायशी है, ये खातून मेरी बता रही है, बड़ा हमने सुख का सांस लिया है जब से यहाँ पे हालात बेहतरी की तरफ गए हैं, जब से यहाँ पे गोलाबारी और फायरिंग बंद हुई है। आगे चलते हैं, आपको गांव में लेके चलते हैं, मज़ीद लोगों से मिलवाते हैं, उनकी क्या कैफियत है, उनके क्या एहसास हैं। नाज़रीन, यहाँ हम कुछ सलोही गांव के मुकामी अफराद से बात करते हैं, यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं कि अब जब अमन लौटने के बाद इनकी ज़िंदगी कितनी चेंज हुई है, यहाँ पे कितनी तब्दील हुई है। क्योंकि जब फायरिंग गोलाबारी होती है तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है लाइफ, बड़ी महदूद हो जाती है ज़िंदगी की रूटीन। अब यहाँ पे दोबारा से मैं ज़िंदगी की जो रूटीन है लोगों की बहाल होती नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अमन आने से पहले यहाँ पे क्या हालात थे, किस तरह की ज़िंदगी थी आप लोगों की? बस गोलाबारी शुरू हो जाती थी, अफरा तफरी थी, और जो ही गोलाबारी शुरू होती तो हम लोग अपने मोर्चों के अंदर चले जाते, तो बड़ी मुश्किल हालात थी इस वक्त। अब काफ़ी बेहतर है। अब फरवरी के बाद कोई गोलाबारी नहीं हुई? हाँ, फरवरी के बाद कोई गोलाबारी नहीं। अब आप फ्रीली आते जाते हैं हर जगह पे, आज़ादी के साथ नकलो हरकत करते हैं, पहले मुश्किल होती थी? पहले मुश्किल थी, अब आज़ादी के साथ इधर आते जाते हैं, कोई अब परेशानी नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, ये सामने है, ये इलाका जो है ना, ये गांव सलोही जो है बिल्कुल सामने, ये आप देखते हैं पार इस पहाड़ की टॉप पे इंडियन आर्मी की पोस्टें, यहाँ से फायर आता था सीधा इस आबादी के ऊपर, और ये आबादी इसने बड़ा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग टारगेट होते रहे हैं, हिट होते रहे हैं। यहाँ मज़ीद लोगों से भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि अब वो कितने खुश हैं और वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अब यहाँ पे जब से हालात बेहतर हुए हैं, ज़िंदगी कितनी बदल गई है आपकी, और आपका मुतालबा क्या हुकूमत से, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हुकूमत से यही हमारा मुतालबा है कि इस तरह हालात ठीक रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बेहतर से बेहतर होती जा रही है, और हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस तरह के हमारे लिए जो है ना एक जीना, एक हमारे लिए फिर एक हम बड़ा ज़िंदगी अजीरन हो गई थी, और ये जो हमारे लिए अमन की राहें हमवार हो रही हैं, तो इससे काफ़ी बेहतर हो रहे हैं हालात, और लोग वायर नहीं कर रहे हैं और खुश हैं। अमन आ गया इस इलाके में, फायरिंग वगैरह बंद हो गई है? जी ऑलमोस्ट बंद ही हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है अब सुकून से लोग जी रहे हैं, अमन हो गया है।
फायरिंग होती थी तो क्या हालात होते हैं यहाँ पे, किस तरह आप लोग गुजारा करते थे? हालात क्या होते थे, बस दौड़ धूप करके कहीं अपने मोर्चों में घुस जाते थे, और जब बंद होती थी तो उसके बाद ही बाहर निकलते थे। तो बच्चे तो बहुत डर जाते थे, खौफ और हरास का आलम होता था। कितनी कितनी देर रहना पड़ता था बंकर्स के अंदर जब फायरिंग शुरू होती थी? हम तो 2-3 घंटे तक रहते थे, क्योंकि जब अमन भी हो जाता था उसके बाद भी एक्सपेक्टेड था कि किसी वक्त भी इधर बमबारी हो सकती है इंडिया वालों की तरफ से। पहले की ज़िंदगी, ये फरवरी से पहले की और बाद का अगर मवाजना करें तो क्या फ़र्क था? काफ़ी फ़र्क हो गया है इसमें, क्योंकि पहले कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था, तो ये फायरिंग वगैरह भी ज़्यादा थी, लोग घर में महदूद रहते थे। तो अब जब से सीज़ फायर हुआ, और दूसरी ये बात है कि पार्किंग शार्किंग बनी है, बच्चों के लिए सहूलत मौजूद हो गई। जब घर वाले निकलते थे बाहर किसी रोज़गार के लिए, बच्चे स्कूल निकलते थे, तो पीछे आपकी क्या कैफियत होती थी घर पे? बस यही डर रहता था, क्या पता कब फायरिंग शुरू हो जाए, क्या सुने हम, क्या हो क्या ना हो, बस डर ही लगा रहता था। कई मरतबा हुई भी फायरिंग? हाँ, कई मरतबा हुई। बस मेरे अब्बू शहीद हो गए, भाई वगैरह ज़ख्मी हुए थे, एक फूफा का बेटा था वो भी शहीद हो गया, तो काफ़ी डर था ना। तो जब से सीज़ फायर हुआ तो चलो ये तो मुश्किलात कम हो गई है ना। आपके वालिद साहब कहाँ शहीद हुए, किस तरह शहीद हुए? मेरे वालिद साहब बल बाज़ार में अपनी शॉप थी, इलेक्ट्रिक स्टोर था, तो वहाँ पे फायरिंग मतलब फायर गोला पड़ा था, तो उधर शहीद हो गए थे। ये कब की बात है? ये 2018 की बात है। 2018 में आपके वालिद शहीद हुए? मेरा तो खुद बराह रास्त मुतासिर हुई हैं इससे। आपको, आपसे कौन बेहतर जानता है कि अमन की कीमत क्या है, जो यहाँ पे हालात अब बदले हैं? आप क्या चाहती हैं कि बात होनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। अगर अमन के होते तो ठीक, तो अगर इस तरह वही बात है फायरिंग दोबारा शुरू करे तो फिर हमारे लिए भी बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि हम बॉर्डर के पास बसते हैं, तो इसलिए हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर दोनों में आपस में मामला हल हो जाते हैं तो फिर बेस्ट है। बेस्ट है जी। यहाँ के लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत होगी तो अमन आएगा, अमन होगा तो यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बहाल होगा, यहाँ के बच्चे स्कूलों में जाएंगे, यहाँ डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी। यहाँ के लोग जो हैं, इनसे पूछी जाए अमन की कीमत क्या है, जो यहाँ रोज़ाना दुश्मन की गोलियों के सामने, दुश्मन की गोलाबारी के सामने यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो अमन मुज़ाकरात अगर आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से बातचीत शुरू हुई है, कई लोग हैं जो कि इस पर तनकीद भी करते हैं, शक का इजहार करते हैं। इस्लामाबाद में बैठ के, पिंडी में बैठ के, लाहौर में बैठ के, या कराची में बैठ के, या किसी और शहर के अंदर बैठ के राय कायम करना कि नहीं होना चाहिए, ये वो बड़ा आसान है। लेकिन जहाँ आके जब आप देखते हैं हालात, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी, यहाँ के लोगों की मुश्किलात, फिर आपको समझ आती है। हर घर में कोई ज़ख्मी हुआ, कोई शहीद हुआ। इन लोगों ने इस जो हालात ख़राब रहे बदअमनी की, गोलाबारी और फायरिंग की वजह से, इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। ज़िंदगियाँ भी गई, लोगों के कारोबार, उनका रोज़गार भी मुतासिर हुआ, और डेवलपमेंट इस इलाके की रुकी रही है। बच्चों की तालीम बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अब ये लोग चाहते हैं कि ये अमन रहना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और यकीनी तौर पे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उस पर कश्मीरियों का एक बड़ा वाज़ेह सवाल है, बड़ा उनका जेन्युइन सवाल है कि कश्मीर का जो मामला है उस पर किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उस पर पाकिस्तान को अपना क्लेम बरकरार रखना चाहिए। वो मामला ज़िंदा रहना चाहिए। लेकिन बाकी अगर CBMs होते हैं, आर पार कश्मीरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू होता है, इंट्रा कश्मीर ट्रेड खुलती है, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कश्मीरियों को होना है, किसी और को नहीं होना। नाज़रीन, जिस तरह आपने बताया कि सलोही गांव के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स यहाँ पे लग रहे हैं लोगों को, ताकि पीने का साफ़ पानी मुयसर आ सके। और जो NGO यहाँ पे लगा रही है, उनके नुमाइंदे बादशाह मजीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सिर्फ इस जगह पे लग रहा है, कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप ओवरऑल लगा रहे हैं यहाँ हम पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 50+ हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फर्स्ट फेज़ में लगा रहे हैं। सही जी सर। यहाँ पर इनके पास ये पानी का सोर्सेज हैं, ये जो एक की तकरीबन 50+ की जो यहाँ पर आबादी है, उसके अंदर ये इनके पास फर्स्ट ऑफ ये 50+ हाउस होल्ड्स ना, हाउस होल्ड जो है यहाँ 50 से ज़ायद ख़ानदान यहाँ पे जो हैं, उनके पीने के पानी का सोर्स ये टैंक है जी। जिसकी हम प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह करवा के, जिसके अंदर हार्डनेस, TDS वगैरह और मुख्तलिफ जो हैं केमिकल्स वगैरह, बैक्टीरियाज हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर ये RO प्लांट हम क्लीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम से लगाए हैं। ये वाला हम यहाँ पर पूरा प्लान लगा के देंगे, डेवलप करके देंगे, और लिए लोकल जो कम्युनिटी होती है इसको फिर वो आगे इसकी मेंटेनेंस वगैरह उनके ज़िम्मे हम देते हैं सारी।
ठीक हो गया जी, यानी अब डेवलपमेंट ये आपने जब से अमन आया उसके बाद आपने शुरू की? LOC के जो सीज़ फायर लाइन का मुआहदा हुआ है उसके बाद हमें LOC के ऊपर रिलीफ वर्क करने में काफ़ी आसानियाँ मिली हैं और इंशाल्लाह ये हम चाहते हैं कि इस मसले का पुरअमन और परमानेंट हल इसका निकले और ताकि हम पूरे कश्मीर के अंदर ऐसी डेवलपमेंट और कहीं भी जाके कहीं भी काम कर सकें। बिल्कुल जी, ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब कशीदगी थी तो कुछ नहीं हो पा रहा था, जो एग्जिस्टिंग छोटी मोटी फैसिलिटीज़ थी वो भी ये लोग उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, लेकिन अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरह मैंने बताया कि 15 लाख लोग जो कि LOC पे बसते हैं वो इस तरक्की से महरूम रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से, बुनियादी फैसिलिटीज़ से महरूम रहे हैं और अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही हैं। और इससे पहले नाज़रीन मैंने जो प्रोग्राम किया था LOC से मुतअद्दिद मैंने प्रोग्राम्स किए, नीलम वैली से जाके किए मैंने, और हमने आपको ततापानी सेक्टर हो गया, बटल सेक्टर, इस बटल सेक्टर के अंदर भी हमने आपको दिखाई थी यहाँ पे लोगों के क्या हालात थे, क्या ज़िंदगी थी। लेकिन आपको थोड़ा सा ज़रा रीकैप के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले 25 फरवरी से पहले कि यहाँ पे लोगों के हालात क्या थे, ज़िंदगी क्या थी। ततापानी सेक्टर में जब हम मौजूद थे रिकॉर्डिंग के लिए, वहाँ हमने किस तरह की मुश्किलात फेस की थी, लाइव हमने वो सूरत हाल सारी खुद विटनेस की थी, एक्सपीरियंस की थी। वो ज़रा मैं आपको एक रीकैप के लिए दिखाना चाहता हूँ अपने एक पिछले प्रोग्राम से जो हमने तकरीबन साल पहले किया था। शुरू हो गई है, किस तरफ बोले? ये नाज़रीन आपने ये देखा क्लिप में जो मैंने आपको रिकैप दिखाया पीछे कि किस तरह के हालात लोगों के यहाँ होते थे। हमने एक प्रोग्राम के दौरान ये चीज़ें सारी विटनेस की थी, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ उनकी डेली की रूटीन थी, वो रोज़ाना इसी तरह की मुश्किलात फेस करते रहे हैं। और अब ये लोग चाहते हैं कि दोबारा ये इस तरह के हालात नहीं देखना चाहते, ये चाहते हैं अमन रहे और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए, बातचीत हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके नतीजे में देर पा अमन का क़याम होना चाहिए ताकि ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी दीगर पाकिस्तानियों की तरह, दीगर कश्मीरियों की तरह बसर कर सकें। जी नाज़रीन, ये सलोही मॉडल विलेज में आप देख रहे हैं ये पक्के ट्रैक यहाँ पे बन रहे हैं, रास्ते जो हैं गुजरगाहें ये पक्की हो रही हैं। ये यहाँ पे ज़ाहिर है घरों से दूसरे घरों तक सड़क तो नहीं होती, रास्ते इसी तरह से कच्चे रास्ते होते थे, अब ये पक्के हो रहे हैं। ये देखिए लोगों ने यहाँ पे फसलें लगा रखी हैं, गंदम की फसल कटी है, ये दीगर यहाँ पे सब्जियाँ उगा रखी हैं लोगों ने। ये इस तरह से इनका निज़ाम चलता है। माल मवेशी रखे हैं, ये माल मवेशियों को हिट कर दिया जाता था, इनको हलाक कर दिया जाता था फायरिंग गोलाबारी करके, जो लोगों का यहाँ ज़रिया माश है। ये आप देख रहे हैं सब्जियाँ उगाई हैं लोगों ने यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। आपका क्या नाम है? इत्बानूर। और आपका? अब्राताहिर। ओह ज़बरदस्त, बड़े प्यारे नाम है आपके। ये बताएं आप लोग स्कूल जाते हैं? यहाँ बड़ी फायरिंग होती थी, गोलाबारी होती थी, आप लोगों ने देखा सारा कुछ? यस, देखा है। इधर भी हमारे घर पड़ा था गोला। ये कब गिरा? ये बस साल हो गया। तो क्या हुआ उस वक्त? आप मौजूद थे, आपने देखा सारा कुछ, क्या हुआ था? वो सारा कुछ तबाह हो गया था। अच्छा, के पाँव में टुकड़ा गया, लगा था इसी। अच्छा, पैर पे लगा था गोला आके। आप लोग डर गए बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है? यस। आवाज़ उसकी बड़ी डरावनी होती है जब आके गिरता है। गुड़म गुड़म ऐसे डर जाते होंगे आप लोग। हाँ। अपना घर दिखाएंगे जहाँ गोला गिरा था? आइए जी चलते हैं बच्चों के साथ। घर पे गोलाबारी हुई थी, साथ पहले आके मोटर गोला गिरा था, इन बच्चों ने खुद विटनेस किया सारा कुछ। ये बच्चे मुझे दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, आज आके देखते हैं इनके घर पे किस तरह की तबाही हुई थी। तो नाज़रीन, ये बच्चे मुझे अपने गांव में ले आए हैं, ये अपने घर में ले आए हैं दिखाने के लिए, जो यहाँ पे गोलाबारी इनके घर पे हुई थी।
आ जाओ बच्चों, आप भी साथ आ जाओ। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये कोरोना SOPs का बड़ा ख्याल कर रहे हैं बच्चे। आप देखें उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, बड़ी एहतियात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो लोग जो मास्क की एहतियात नहीं करते, उन सब के लिए लेसन है, इन बच्चों से सीखें कि ये इधर लाइन ऑफ कंट्रोल पे यहाँ भी SOPs का बड़ा ख्याल कर रहे हैं। जी बेटा, क्या हुआ था, कहाँ गोला गिरा था, आके ज़रा मुझे समझाना ज़रा। उधर आके ये निशानात जो हैं जी, सारे ये दरवाज़ा भी, हाँ, और उधर ग्लासेस भी टूटे थे, वो तो अब ठीक हो गए हैं। छत तब नहीं था, ऊपर भी गए थे, ऊपर भी डैमेज हुआ है, घर यहाँ पे लगा था, और ये दरवाज़ा भी इसके साथ डैमेज हुआ है। ये भी निकल आगे आ गई है, पीछे चली गई है दीवार, ये भी टूट गई थी, ये नहीं किया। सर ये निशान आप जो देख रहे हैं, ये निशानात आप देख रहे हैं, ये सारे जो शैपनल्स, जो गोला यहाँ पे गिरा के जब मोटर गोला तो उसके हर तरफ बिखरते हैं, ये चारों तरफ बिखर जाते हैं और जिस तरफ जाते हैं तबाही मचा देते हैं। इसी में आप बता रहे हैं कि इसी से आपके जो चाचू हैं कि वो ज़ख्मी हुए थे। यस, कहाँ लगी इनको, पाँव पे? जी, टांग में भी लगी थी, पाँव में भी लगी थी। बाकी सब बचत हो गई थी। चलो शुक्र। ये देखें, ये घर के अंदर बच्चों के सामने आप लोग देख रहे थे सारा? जी, मैं इधर ही था ना, मैं बाग के अंदर गया था। बाग के अंदर चले? जी, इधर कुर्सी वाली जगह पे मैं था, तो जो ही आया तो मैं अंदर चला गया बाग के साथ। अम्मी भी थी। चाचू आपके बाहर रह गए थे? वो इधर से आ रहे थे, तो यहाँ से बाहर हाँ, निकल नहीं रहे थे, पीछे ही थे वहाँ, यहाँ से ही कोई गया टुकड़ा। जी, ये दीवार भी गिर चुकी थी, ये अभी हमने ठीक किया। कोई डर रहता था किसी वक्त भी यहाँ से गोला आ जाएगा हर वक्त? ये डर खौफ रहता था ना, डर तो बहुत था। अब तो सीज फायर है, अब तो नहीं है, लेकिन पहले बहुत डर था। सीज फायर पे आप लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, क्योंकि अब कोई डर नहीं है उसका कि कभी भी हो सकता है। इस वजह से तो अच्छा उसका फ़ायदा है हमें। नाज़रीन, ये सामने है, यहाँ से वो सामने आप देख रहे हैं, ये पहाड़ है जो सामने, ये नीचे जो आपको ये टी लिखा नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने वाइट कलर का, ये पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट है। ऊपर जो टॉप पे आप देख रहे हैं, जो स्काई लाइन है, इसके ऊपर टॉप पे इंडियन आर्मी की पोस्टें हैं। वहाँ से इस आबादी को काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक जो है हिट किया जाता रहा है। जानबूझ के सिविलियन आबादियों को टारगेट किया जाता था और ना यहाँ पे किसी का लिहाज नहीं किया जाता, बिला तफरी। ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो भी बाहर निकला है, किसी भी वक्त वो हिट हो सकता था, टारगेट हो सकता था। होते भी रहे, कई लोग शहीद हुए, कई ज़ख्मी हुए, और हर दूसरे तीसरे घर के अंदर आपको इसी तरह के निशानात तो ज़रूर नज़र आएंगे। कोई ना कोई ज़ख्मी आपको मिलेगा, किसी घर में कोई शहीद मिलेगा। इन लोगों की एक ही ख्वाहिश है कि अमन रहना चाहिए और देर पा अमन रहना चाहिए, ताकि ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकें। जी नाज़रीन, हम बटल में मौजूद हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बटल, पुंछ, सेक्टर आज़ाद कश्मीर। इसमें स्कूल पे गर्ल्स हाई स्कूल है, जिस पे 2017 में भारतीय फ़ौज की तरफ से गोलाबारी की गई थी। ये स्कूल काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुआ था, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मोटर गोले गिरे थे यहाँ पे आके, ये बिल्डिंग बड़ी बुरी तरह से तबाह हुई थी, मुतासिर हो गई थी। इस तरफ भी आप देखें, यहाँ पर भी गोलाबारी हुई थी। ये भी एक क्लासरूम है, ये भी एक क्लासरूम है जो बिल्कुल तबाह हो गया था। इस क्लासरूम पर गोलाबारी हुई थी। लकीली छुट्टी हो गई थी, बच्चे यहाँ से निकल गए थे जब ये गोलाबारी शुरू हुई थी, और ये स्कूल की इमारत बिल्कुल बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई थी। उसके बाद फिर नीचे की तरफ जो है ये दोबारा से एक नई बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन यहाँ पे बच्चे नई बिल्डिंग में पढ़ते तो स्कूल थे, आते तो थे, लेकिन खौफ उनके ऊपर तारी रहता था कि ये हालात दोबारा ना हो, ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो मुश्किलात हैं जो यहाँ के लोग डेली फेस करते थे। किसी भी वक्त अचानक से किसी भी तरफ से आके गोलाबारी शुरू हो जाती थी। और मैं आपको यहाँ पे वो पोस्टर दिखाता हूँ जहाँ से फायर आता था इन लोगों पर। आजकल चूँकि कोविड की वजह से ये स्कूल्स वगैरह बंद हैं, जिन दिनों यहाँ फायरिंग आती थी, हम नाज़रीन तब भी हमने एक प्रोग्राम यहाँ से किया था, बताया था कि किस तरह खौफ के साए तले ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और इस स्कूल के ऊपर ये जो नई बिल्डिंग बनी है, इसके ऊपर भी गोलाबारी हुई थी। ये एक निशान आप देख रहे हैं, ये दोबारा से इसको भरा गया। यहाँ पर भी
एक मोटर गोला आके गिरा था। फिर सामने दीवार है, इधर दीवार पे भी सामने एक मोटर गोला गिरा था आके। और नीचे ये आप देख रहे हैं, अब ये एक बंकर नीचे बनाया गया है। ये जो आप कंक्रीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये नीचे जाने का रास्ता है, ये बंकर बनाया गया है ताकि जब गोलाबारी शुरू हो जाए तो ये बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। ज़ाहिर है जब गोलाबारी होती है तो बच्चे भाग नहीं सकते यहाँ से घरों को अपने, तो फौरी तौर पर ये बंकर के अंदर चले जाते थे। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है लेकिन इसके ऊपर से भी ये फायर नीचे गया है। गोलाबारी होती थी, ये नीचे गया है। ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ पोस्टें यहाँ से। ये नाज़रीन आपको पहाड़ पे देख रहे हैं, ये जो आपको सामने पहाड़ पे F लिखा नज़र आ रहा है, ये पाक आर्मी की पोस्ट है। ये जो आप बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है आपको, इससे बिल्कुल टॉप पे आप जाएं यहाँ से ऊपर तो आपको इंडियन आर्मी की पोस्टें यहाँ पे नज़र आएंगी। ये F या पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट है। इससे ऊपर पहाड़ की चोटी पे आप जाएं तो ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है सामने नाज़रीन। यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट आपको लेके जाते हैं, बिल्कुल इसी रिज के ऊपर आप जाएं ऊपर और आपको दिखाते हैं आगे जाके, ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है टॉप पे। ये आप देख रहे हैं, ये सामने इंडियन आर्मी की पोस्ट है जहाँ से इस स्कूल को कई मरतबा टारगेट किया गया है। इसी पोस्ट से आप थोड़ा सा और ऊपर आगे चले जाएं तो वहाँ पे मज़ीद पोस्टें हैं इंडियन आर्मी की, जहाँ से तवातर से फायर आता रहा है। मुतअद्दिद मरतबा इस स्कूल की बिल्डिंग को, इन आबादियों को टारगेट किया जाता रहा है। इन लोगों ने इस कशीदगी की बहुत भारी कीमत चुकाई है। तालीम का सिलसिला बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता रहा, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत है इन लोगों की कि इन मुश्किल हालात के अंदर भी इन्होंने तालीम छोड़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पे इन्होंने बंकर बना लिया, हल निकाल लिया इस मुश्किल हालात का। इन बंकर्स के बनाने में आर्मी ने भी मदद की, ये जो कि गवर्नमेंट ने मदद की और लोगों ने मिलकर, कम्युनिटी ने मिलकर यहाँ पे ये बंकर्स बनाए हैं। स्कूल्स के अंदर, घरों के अंदर जब गोलाबारी शुरू होती थी तो कई घंटों के हिसाब से लोग बंकर्स के अंदर महसूर होकर रह जाते हैं। आइए आपको इसी तरह का एक बंकर दिखाते हैं जो स्कूल के अंदर बनाया गया है। जी नाज़रीन, आइए आपको एक बंकर दिखाते हैं जो कि स्कूल के अंदर बनाया गया है। कम्युनिटी बंकर है ये एंट्रेंस है इसकी। बिजली का निज़ाम यहाँ पे मौजूद है, ये तार यहाँ पे आप देख रहे हैं लगी है। तो ये जब फायरिंग गोलाबारी होती है तो ये बच्चे स्कूल की जो हैं वो इस बंकर के अंदर आ जाती हैं। इतनी कैपेसिटी है इसमें, तकरीबन ये 10 बाई 15-14 का लग रहा है कि बच्चे स्कूल की फौरी तौर पे वो है इस बंकर के अंदर आ जाएं। इससे पहले ये नहीं था तो खौफ रहता था हर वक्त, लेकिन घर वाले परेशान रहते थे बच्चों के लिए कि बच्चे भागते थे इधर उधर बचने के लिए गोलाबारी से। तो एटलीस्ट जब से ये बंकर बना तो बच्चे आके इस बंकर के अंदर अपने आप को महफूज समझती थी बच्चियाँ जो हैं स्कूल की। और ये घरों के अंदर भी बनाए गए हैं। घर के अंदर भी बच्चे जो हैं वो आके पनाह ले लेते हैं बंकर्स के अंदर। लोग कई घंटों के हिसाब से बंकर्स के अंदर गुजारते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि सुबह से शाम तक गोलाबारी जारी रहती है। ये इस तरह की चीज़ है। इन हालात में लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है। ये भी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इनका भी हक़ है। ये चाहते हैं कि अमन हो ताकि ये एक पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, यहाँ एक मुकामी शख्स है जो स्कूल में यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं ये बंकर कब बनाया गया और किस तरह बनाया? 2016 में बना, 2017 में बना। 2016 में 6 नवंबर को इंडिया वालों ने 2 बम फायर किए हैं ऊपर वाले स्कूल पे, ठीक है। फिर 8 तारीख को इंडिया वाले दिन 11 बजे फिर दोबारा फायरिंग की है। 3 बम फायर किए हैं, नीचे लगे हैं घर के नज़दीक, उनका नुकसान हुआ है। और 21 नवंबर 2016 को इंडिया वालों ने दोबारा फायरिंग की है और 11 बम स्कूल के ऊपर और 4 बम इमारत के ऊपर जो बिल्डिंग है इसके छत के ऊपर, 2 बम इसके साइड के, 1 बम इसके बैटरी रूम के ऊपर। 11 बम टोटल इंडिया वालों ने फायरिंग किए हैं। बाकी कुछ आगे लगे हैं, कुछ पीछे लगे हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ है कि हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। उस टाइम छुट्टी हुई थी, बच्चे नहीं थे। छुट्टी के थोड़ी देर बाद ही ये बम गिराया गया। 15 मिनट के बाद 10:25 पे पहला बम इंडिया वालों ने फायर किया है। पहले जो है ना बस जान टिकी पे रखी हुई थी कि बस किस टाइम जो है ना गोली आ जाएगी और मैं जान लेकर चली जाएगी। तो आप चाहते हैं ये अमन बरकरार रहे, बातचीत होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? इंशाल्लाह बरकरार रहे, ये तो हमारी दुआ है। बातचीत होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, अमन होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ये आपने सुनी गुफ्तगू, ये चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए और अब ये अपने आप को इस तरह महफूज
तसव्वुर कर रहे हैं जिस तरह कोई इस्लामाबाद का या किसी दूसरे सेटल्ड एरिया का शहरी अपने आप को महफूज तसव्वुर करता है। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं बटल बाज़ार में और यहाँ पर ये इलाका बहुत ज़्यादा भारतीय फ़ौज की फायरिंग और गोलाबारी की जद में रहा है। कारोबार यहाँ बुरी तरह से लोगों के मुतासिर रहे हैं। ये मार्केट्स बहुत तवातर के साथ हिट होती थी क्योंकि सामने से ही ये ऊपर से पहाड़ों से फायर आता था इस इलाके के अंदर। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके कारोबार में कितनी बेहतरी आई है, कितना इम्प्रूव हुआ उनका कारोबार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, कैसे आप? ठीक है जनाब, ठीक ठाक। ये बताएं कि जब से अमन आया है कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत अच्छा कारोबार है अभी। पहले क्या होता था जब फायरिंग गोलाबारी शुरू होती थी तो क्या होती थी आपकी रूटीन? कोई भी नहीं है, बिल्कुल हम सुनसान होता था। ये हम अंदर चले जाते थे, बंद कर देते दुकानें बंद। फायरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अभी बहुत अच्छा है ना, जो ना फायरिंग बंद है। जी सर। काम कितना बड़ा है, आमदनी कितनी बड़ी है? निस्फ से ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, निस्फ से ज़्यादा बढ़ गया? जी, निस्फ से ज़्यादा बढ़ गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब आप चाहते हैं कि अमन रहे? जी जी जी, बिल्कुल चाहते हैं अमन रहे। इंडिया पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए जी, बहुत अच्छी बात है अगर बात करें। जी सर। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, हमारा कारोबार में इजाफा होगा और मैशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ना जाना लोग जो है ना अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। बिल्कुल जी, लोग अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे, तरक्की यहाँ पे होगी। मैं अभी आते हुए देख रहा था, सड़कें बन रही थी, यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। ये काम नाजरीन 2016 से ऑनवर्ड रुक गए थे, तकरीबन रुक गए थे, स्टैंड स्टिल पे आ गए थे। लेकिन जब से फिर यहाँ पे हालात अब ठीक होना शुरू हुए हैं, फरवरी के बाद, 25 फरवरी के सीज़ फायर के बाद अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वो जो 4-5 साल से रुके हुए काम अब दोबारा होना शुरू हो गए। यहाँ कारोबार जो है चल पड़े हैं लोगों के। मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप से ठीक है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बताएं कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। रमज़ान की वजह से थोड़ी परेशानियां तो होती हैं, एक कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये बताएं कि फरवरी के सीज़ फायर से पहले यहाँ कारोबार की क्या सूरत हाल थी आपकी? सीज़ फायर से जब फायरिंग होती है तो बहुत मुतासर हो जाते हैं। फायरिंग में कारोबार तो बिल्कुल नहीं चलता है, बहुत मुश्किलात हो जाती है। अभी सीज़ फायर है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हर आदमी बाहर निकलता है घरों से, अच्छा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कितना फ़र्क पड़ा कारोबार पे जब से सीज़ फायर हुआ है? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हो गया है कारोबार। फायरिंग की वजह से बहुत मुतासर हो जाते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। बंद रहती थी दुकान? जी हाँ, बंद रहती। ज़बरदस्त। और बाकी तरक्याती काम वगैरह भी हम देख रहे हैं यहाँ पे अब शुरू हो गए, जो रुके हुए थे पहले 4-5 साल। हाँ, सीज़ फायर जब सीज़ फायर होता है तो हर काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है। क्या आपकी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से? कश्मीर के मसले पे तो ज़ाहिर है उस पर तो कोई किसी किस्म का समझौता नहीं है, लेकिन बातचीत क्या भारत से करनी चाहिए, होने चाहिए मुज़ाकरात कोई? हाँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, मसला कश्मीर हल करना चाहिए। बहुत मसाइल हैं कश्मीरियों के लिए, बहुत जुल्म करते हैं कश्मीरियों के साथ। पाकिस्तान को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए, ये मिल के जो है ना हमारा हल कोई करे। कश्मीरियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इस मसले का मुस्तकिल हल निकलना चाहिए, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। बातचीत होगी तो उससे कम से कम आर्जी रिलीफ जो है वो यहाँ के लोगों को मिलता है कि ये लोग उनकी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक ये बसर करने के काबिल होते हैं। यहाँ डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ इनके कारोबार चल पड़ते हैं, स्कूल जो हैं वो आबाद हो जाते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नॉर्मल रूटीन के मुताबिक आ जाती हैं। जी नाज़रीन, ये सलोही में बुरहान वानी स्टोर पर हम आए हैं और यहाँ के लोगों का कारोबार, उनका जो ज़रिया माश है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होता रहा। जितना अरसा यहाँ पे कशीदगी रही, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग गोलाबारी होती रही। हम यहाँ पे जो दुकान के मालिक उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अहद। अहद साहब, आपने बुरहान वानी स्टोर नाम रखा हुआ है, ये बुरहान वानी मकबूजा कश्मीर वाले से मुतासर हुए आप? शहीद जो बुरहान वानी है उनसे? जी सर, उनकी वजह से मुतासर हुए। वो हीरो हैं आपके? जी सर। ये बुरहान वानी जो है इनके हीरो हैं। और ये बताएं कि जब गोलाबारी फायरिंग होती थी तो कितना मुश्किल था यहाँ पे दुकान चलानी, अपना कारोबार चलाना?
जी सर, जब फायरिंग होती थी तो दुकानें ही बंद रहती थी गोलाबारी की वजह से। अब सुकून से अपना कारोबार करते हैं। जी सर, सुकून से अब अपना कारोबार करते हैं। कारोबार बेहतर हुआ, आपकी आमदन जो है वो सेल जो है वो बेहतर हुई है पहले। जी सर, पहले से बेहतर हुई। क्या मुतालबा आपका हुकूमत पाकिस्तान से? ये बातचीत हो रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, फरवरी से अमन हो चुका है, DGMOs के दरमियान जो एक सीज़ फायर दोबारा से एक्टिव हो गया है, सीज़ फायर पे दोबारा से अमल दरामद शुरू हो गया है। आप लोग क्या तवक्को रख रहे हैं इससे? अच्छा चल रहा है, क्योंकि सर अगर सीज़ फायर है तो अच्छी है। आप लोग चूँकि या आपकी फैमिली में भी कोई शहीद या ज़ख्मी हुए? नो सर। लेकिन यह है कि मुश्किल सूरत हाल है। जी सर, मुश्किल हालात है। आप चाहते हैं कि अमन रहना चाहिए? जी सर, अमन रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये एक और मुकामी रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितना ज़िंदगी में बदलाव आया है सीज़ फायर के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा जी 25 फरवरी से पहले और बाद का क्या फ़र्क है? सर वालेकुम सलाम साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सीज़ फायर हुई है ये हमारी बहुत पहले पुरानी डिमांड थी कि सीज़ फायर होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे हमारी इमलाक तबाह हो रही थी, यहाँ पे खेतों पे हम नहीं जा रहे थे, तो इन दिनों में सीज़ फायर हुआ है। लेकिन सर इस सीज़ फायर का मैं समझता हूँ कि उसी सूरत में हमें फ़ायदा हो सकता है कि जब हमारा मसला हल होगा। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है, और हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं आपकी वसातत से कि हमारा जो मेन इशू है कि वो मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर का हल होना ही इस सीज़ फायर लाइन या ये जो अमन है उसकी ज़मानत होगा। जब तक ये मसला कश्मीर हल नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ कि ये आर्जी अमन है, और इस आर्जी अमन का मेरे ख्याल में इससे पहले भी बेशुमार दफ़ा सीज़ फायर हुए हैं। तो अब भी हम ये गुजारिश भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि इस सीज़ फायर का इसी सूरत में फ़ायदा होगा कि जब ये मसला हल होगा, और मसला भी ऐसे हल होना चाहिए कि जिसमें कश्मीरी कौम की जो ख्वाहिशात हैं, उनकी उमंगें हैं, उसके मुताबिक होगा, तब भी जाकर ये क्या हो सकता है, ये अमन बहाल हो सकता है। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी जायज़ डिमांड है कश्मीरियों की कि अमन जो है वो रहना चाहिए, अमन कायम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो मसला कश्मीर है उसके हल की तरफ भी जाना चाहिए। उसका ये देर पा अमन जो है ज़ाहिर है वो तब कायम होगा कि जब मसला कश्मीर का कोई हल निकाला जाएगा। उसका हल एक ही है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हो, उसके नतीजे में ये मसला हल हो और कश्मीरी अपनी उमंगों, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें। जी नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल बटल सेक्टर से आपने खुसूसी पाकिस्तान टुनाइट का एपिसोड मुलाहिज़ा किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बदली है अमन आने के बाद, जब से सीज़ फायर मुआहिदा हुआ है, सीज़ फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के दरमियान 25 फरवरी के। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, यहाँ के लोग तरक्की चाहते हैं, उनकी यही उनका मुतालबा है, उनकी डिमांड है पाकिस्तान से कि बातचीत होनी चाहिए इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ। जो अभी गुफ्तगू शुरू हुई है उसे यहाँ के लोग वेलकम कर रहे हैं। इसलिए वो लोग जो मुखालफत करते हैं पीस प्रोसेस की, उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, वो अमन चाहते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है कशीदगी की वजह से, और ये लोग भी अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।